प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की हिंदी चैनल पर हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी प्रकरण है हमारा रीढ़ की हड्डी, और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। यह एक सामाजिक एकांकी है। यह रीढ़ की हड्डी जो है सामाजिक एकांकी है, यानी एक अंक में लिखी गई, और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म सन 1917 में सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। इन्होंने बचपन से ही इनकी नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन का कार्य, निर्देशन और अभिनय ये करते रहे हैं। आगे चलकर यही शौक इनका रचना करने में, लेखन कार्य करने में बदल गया, परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। सामाजिक समस्याएं यानी समाज की जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित इन्होंने एकांकी नाटक लिखे हैं। एक अंक में लिखा गया नाटक एकांकी नाटक कहलाता है। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी भी चर्चित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रचनाएं हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये इनके नाटक है। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, इनके एकांकी संग्रह है। रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, सामाजिक एकांकी यानी समाज में किस प्रकार से लोगों के विचार अलग होते हैं और किस प्रकार से लड़कियों के प्रति उनकी भावनाएं होती है, और पूरा समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, इस एकांकी में बताया गया है। इस एकांकी के जो मुख्य पात्र है वो है, इसमें राम स्वरूप होता है जो घर का मालिक है, और उनकी पत्नी प्रेमा है। उनके एक लड़की है जिसका नाम उमा है। उस लड़की को देखने के लिए गोपाल प्रसाद का लड़का है वो आता है, और किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करते हैं, बातचीत करते हैं। गोपाल प्रसाद का जो लड़का है उसका नाम शंकर है, जो उमा को देखने के लिए आता है। तो इस एकांकी के पात्र आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें पहला पात्र है राम स्वरूप जो घर का मालिक है। इस एकांकी का जो पात्र है राम स्वरूप, वो घर का मालिक है, और घर की मालकिन जो है उसकी पत्नी, उसका नाम प्रेमा है। उनके एक लड़की है जिसका नाम उमा है, और उनके एक नौकर है उनके घर में जो नौकर का कार्य करता है, उसका नाम रतन है। यहाँ पर उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद आते हैं, और उनका लड़का है शंकर जो बीएससी कर रहा है। उमा पढ़ी लिखी है, बीए कर रही है, लेकिन जो गोपाल प्रसाद है वो यह नहीं चाहते, समाज में बदलाव नहीं चाहते।
तक पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और उनका जो लड़का है वो भी इसी प्रकार के विचारों का है। तो इस एकांकी में आइए हम आगे पढ़ते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़, अधेड़ का अर्थ होता है आधी उम्र। अधेड़ का अर्थ होता है आधी उम्र, यानी अधेड़ उम्र के, आधी उम्र के यानी 45-50 वर्ष की जो उम्र होती है। तो यहाँ पर अधेड़ उम्र के यानी 45-50 वर्ष के कोई से महान व्यक्ति अंदर आ रहा है। एक तख्त को, यानी जो तख्त होता है लकड़ी का बना हुआ, उसे पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा यानी किनारा उनके नौकर ने पकड़ा हुआ है। बाबू अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब। यानी बाबू कौन? बाबू गोपाल स्वरूप, राम स्वरूप। नौकर कहता है, नौकर का नाम है रतन और बाबू है ये राम स्वरूप जो घर का मालिक है। ये तख्त यानी जो लकड़ी का बना हुआ तख्ता है उसे बिछाने के लिए कहता है। हट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? यानी जो नौकर है उस पर खींच जाते हैं बाबू राम स्वरूप जो घर के मालिक है। नौकर तख्त बिछाता ही है। ही बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? यानी कि भाई हमने भी बचपन में ऐसे वजन के उठाने के कार्य किए हैं। जिस प्रकार से नौकर ने तख्ता रखा उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। यहाँ पर बहू जी कौन? प्रेमा, जो बाबू राम स्वरूप की पत्नी। इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी की यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। मेजपोश का अर्थ होता है मेज पर बिछा हुआ कपड़ा। और आगे एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ़ करते हैं। जो कपड़ा होता है उसे, जो गुलदस्ता होते हैं उस कपड़े से साफ़ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगा देते हैं, यानी कुर्सियों को भी साफ़ करते हैं। सहसा यानी अचानक घर की मालकिन प्रेमा आ जाती है। प्रेमा कौन है? बाबू राम स्वरूप की पत्नी यानी घर की मालकिन। गंदुमी रंग यानी गव्य रंग का नुक्ता लगा हुआ है। यहाँ इसे पढ़ेंगे जाहिर यानी प्रकट। जाहिर का अर्थ होता है प्रकट होता है। किसी काम में बहुत व्यस्त है। कौन? घर की मालकिन प्रेमा। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब किससे कहता है नौकर? बाबू साहब राम स्वरूप से जो घर का मालिक है। दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? किससे कह रही है? राम स्वरूप से। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में राम स्वरूप। धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए।
रामस्वरूप कहता है, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है? एकांकी नाटक जो है इसमें नौकर की भूमिका निभाता है। रामस्वरूप कहता है, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। उल्लू यानी मूर्ख कहीं का। प्रेमा कहती है, अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में यानी कमरे में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है। उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछा देते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ना, मुंह फुलाना गुस्सा होना। रामस्वरूप, मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ? किस मर्ज की दवा हो? मर्ज यानी रोग की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। कौन लोग? यहाँ पर किन के लिए आई है ये लाइन? जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में आए। ये गोपाल प्रसाद और शंकर, गोपाल प्रसाद का लड़का, जो कि उमा को यानी कि रामस्वरूप की लड़की को देखने के लिए आने वाले हैं। अभी आए नहीं हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। यानी रामस्वरूप प्रेमा को समझाता है। प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई, सभी प्रयत्न तो किए। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा करके इतना सिर चढ़ा रखा है। किसके लिए कहा जा रहा है? उमा के लिए। मेरे समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। जंजाल का अर्थ होता है झंझट। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। यानी ये किताब आती थी पहले स्त्रियों के लिए, स्त्री सुबोधिनी नाम से। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, जैसी बातें कि क्या तुम्हारे लक्षण जो होते हैं अलग ही है। रामस्वरूप कहता है, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप कहता है, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। दूसरा होता है परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं लेता। यानी प्रेमा के लिए कह रहे हैं, व्यंग्य क्या है। प्रेमा कहते, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। ठठोली यानी हंसी मजाक ही सूझती रहती है, दिखाई देती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाए, रास्ते पर लाए। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा होकर के बैठी हुई है। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। यहाँ पर किन लोगों के आने की बात की जा रही है? उमा को देखने वाले जो आ रहे हैं, गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर, उसकी बात की जा रही है। तो क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़रा शब्द है ना, ज़रा, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है और इसका अर्थ होता है थोड़ा। अगर यहाँ पर नुक्ता नहीं होता और सिर्फ जरा ही लिखा होता तो इसका अर्थ होता बुढ़ापा हो जाता फिर। तो यहाँ पर ज़रा है ये, इसका अर्थ होता है थोड़ा। ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम
सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं, क्रीम, पाउडर, ये सब, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। आंचल यानी पल्लू में। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। बाज आई यानी मैं तो हार गई इस लड़की से, परेशान हो गई। फिर रामस्वरूप कहता है, न जाने कैसा इसका दिमाग है। आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। यानी आजकल की जो लड़कियां होती है ना, कई, यानी मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत सी लड़कियां बैग में फेयर एंड लवली, क्रीम, पाउडर साथ में लेकर के आती है, तो जब भी समय मिलता है क्लास समाप्त होने के बाद लगाती है। कई लड़कियों के बैग देखे गए तो उनमें निकले। तो यहाँ पर भी लड़कियाँ जो है इनकी दीवानी होती है, पाउडर वगैरह, इन्हीं के सहारे कारोबार चलता है, पाउडर का बिकता है। प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती। इंट्रेंस यानी 10वीं पास करवा देते तो लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। पर तुम तो, रामस्वरूप बात काटता है बीच में ही। बात काट करके रामस्वरूप कहता है, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने कैसे बात करनी है और बात करने का तरीका होना चाहिए। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो, कह रही हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा कहती, अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप उमा से, प्रेमा से कहता है, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। यानी उमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इसके लिए उसे तैयार कर लो। न सही पाउडर, अगर वो पाउडर वाउडर नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, वैसे कौन बुरी है। पान लेकर के उसे भेज देना और नाश्ता तो तैयार है ना। इतने में ही जो उनका नौकर है रतन, वो आ जाता है। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो ज़रा उधर से, यानी चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहता है, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। कौन किससे कह रहा है? रामस्वरूप प्रेमा से कह रहा है। आने के लिए सो नखरों के मारे उसे फुर्सत नहीं। प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा काम है यहाँ पर? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूँगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो है। रामस्वरूप कहता है, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा खुद लड़का जो उमा को देखने के लिए आ रहा है। देखो, उमा से कह देना, यानी रामस्वरूप प्रेमा से कह रहा है, प्रेमा को समझा रहा है, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ज़रा यानी थोड़ा सा सज धज करके और तरीके से आए।
ये लोग ज़रा ऐसे ही है। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। दकियानुसी का अर्थ होता है बनावटी ख्यालों पर, बनावटी जो दिखावा करते हैं, बनावटी विचार जो रखते हैं, ख्याल जो जिनके होते हैं। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, मगर लड़की ऐसी चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ये कौन कह रहा है? रामस्वरूप। किसके लिए? जो उमा को देखने वाले आने वाले हैं। वो स्वयं पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ऐसी लड़की चाहते हैं बहू के रूप में जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, 10वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ी हो। प्रेमा कहती है और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, यानी लड़का बीएससी किया हुआ है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों को और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी देखते रह जाए। रतन कहता है, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी आता है। बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक करके, जल्दी से मुंह अंदर करते हुए बाहर देख करके, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लेने? सब चौपट कर दिया, यानी सब बेकार कर दिया, सब बिगाड़ दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, यानी कुछ गा करके लड़के वालों को सुना देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है, यानी जो साड़ी पहनी हुई है वो। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी से इसे। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। यानी एकांकी है, अब इसी प्रकार के भाव है तो ऐसे ही पढ़नी पड़ती है। और आगे बाबू गोपाल प्रसाद और उनका जो लड़का है शंकर आ जाते हैं। आँखों से लोक चतुराई टपकती है, यानी बहुत ही चतुर दिखाई देते हैं। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती इंसान हैं। कैसी फितरत है इन महाशयों की, महान सज्जन पुरुषों की। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है, खिसियाहट भरी है, कमर झुकी हुई है। झुकी कमर इस लड़के की खासियत है, यानी लड़का जो है वो झुकी हुई कमर का है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी क्यों रखा? क्यों? क्योंकि जो लड़का है जो उमा को देखने आता है, उस लड़के के रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, झुकी हुई है। तो यहाँ इसीलिए वो लड़कियों के तो इतने मोल भाव करता है, और जो उसके पिता है वो भी दकियानुसी ख्यालों के हैं, बनावटी विचार उनके हैं, ख्याल ऐसे हैं। स्वयं पढ़े लिखे हैं, लड़का पढ़ा लिखा है, और लड़के के जो पिताजी है जो उमा को देखने आ रहे हैं वो भी वकील है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने घर में कम पढ़ी लिखी बहू लाना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, अंधविश्वासी है। और
छानबीन कर रहे हैं, इतना देख रहे हैं, वो स्वयं को नहीं देख पा रहा कि मैं कैसा हूँ। उस लड़के के जो उमा को देखने के लिए आ रहा है, रीढ़ की हड्डी तक नहीं है या झुकी हुई है, जो भी है, लेकिन किस प्रकार से वो अपने विचार दूसरों पर थोपते हैं, दिखावा करते हैं और बनावटी ख्यालों के हैं। तो ऐसे लोग जो समाज की समस्याएं हैं, जो लड़कियों को एक खिलौना समझते हैं, जो मोल भाव करके और देखभाल करके फिर विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं, तो यहाँ पर इस पर भी, इस सामाजिक समस्या को भी इस एकांकी के माध्यम से उजागर किया है कि हमारे समाज में कैसी कैसी समस्याएं हैं। लड़कियां कोई भेड़ बकरियों की तरह नहीं होती है, जो उनको इस तरीके से देखभाल करके और पूर्ण रूप से छानबीन करके देखभाल करके और जैसे कि उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। और जब स्वयं की बारी आती है तो अपने को नहीं देखते हैं। ऐसी सामाजिक ऐसी समस्याएं हमारे समाज में फैली हुई है और यहाँ पर इसी सामाजिक समस्याओं को जो हमारे समाज में आज भी कई लोग इस तरह के विचार रखते हैं, अंधविश्वासी है और बनावटी विचार रखते हैं, दिखावा करते हैं, उन पर पहला भाग इसका पढ़ा और इसका दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।